नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। तो साथियों, गेहूं की फसल में ये मेरा दूसरा नंबर का वीडियो है। पहले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि आपको वेराइटियों कौन सी लगानी चाहिए और कौन सी वेराइटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं या आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे किसान भाई बहुत अच्छी वेराइटियों का चयन भी कर रहे हैं, साथ में बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, सभी प्रकार के खाद उसमें डाल भी रहे हैं, खर्चा भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे इतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जिससे कि आप अपने खेत से बहुत तगड़े से तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं और साथ में कम खर्च में भी आप अपने खेत से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप पिछले कई दिनों से करते आ रहे हो, उनको इस साल अपने को नहीं दोहराना है, जिससे कि आपके उत्पादन में आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको पूरी एकदम सटीक जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो जो आप पिछले कई सालों से जो गलतियां दोहराते आ रहे हो वो गलतियां आप नहीं करोगे और आपके खेत से गेहूं की बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। तो साथियों, मैं आपको 4 से 5 पॉइंट के माध्यम से बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, साथ में कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर अपन बात कर लें कि अपने को खेत का चयन किस प्रकार करना है, तो साथियों आपको अपने खेत पर फसल चक्र को अपनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं, 90% किसान भाई ऐसे हैं कि लगातार एक ही खेत में गेहूं की फसल को करते आ रहे हैं। तो साथियों, ये गलती आपको नहीं करना है। जब तक आप फसल चक्र नहीं अपनाओगे तो आप कितनी अच्छी वेरायटी या टॉप वेरायटियां ले लो, लेकिन आपके खेत में आपको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलने वाला है। तो एक ये पॉइंट है, आप इसको अवश्य ध्यान रखें और इसको ध्यान में रखकर ही अपने खेत में गेहूं की बुआई करें। साथियों, बात करें दूसरे नंबर पे, तो आपको वेरायटी का सिलेक्शन। तो साथियों, आप क्या कर रहे हो, अभी आपने YouTube या कहीं के किसी के माध्यम से आपने सुना या देख लिया है, तो आप सिर्फ वही देख रहे हो कि कौन सी टॉप वेरायटी है जिसको अपन अपने खेत पर लगाएं और आपको अच्छा उत्पादन मिले। बल्कि मैंने यहां तक भी देखा है कि बहुत सारे किसान साथियों ने पिछले साल भी जो देश में अच्छी टॉप वेरायटियां चल रही है उनको अपने खेत पर लगाकर देखा। उनका एक ही सवाल है साथियों कि हमने बहुत अच्छी वेरायटी का सिलेक्शन किया था, बहुत टॉप की वेरायटी हमने खेत पर लगाई थी, लेकिन हमें उसका उत्पादन उस प्रकार नहीं मिला जो हर जगह पर मिल रहा था या फिर हमने देखा है। तो साथियों, ये आपकी सबसे बड़ी भूल या फिर गलती कह सकते हो। क्यों कि जो वैरायटी, जैसे मध्य प्रदेश में कोई सी वैरायटी है कि बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है, जरूरी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में भी वैसा का वैसा ही उत्पादन दे, या फिर जो वैरायटी पंजाब या हरियाणा में बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है वही की वही वैरायटी एमपी में आकर उतना ही अच्छा उत्पादन दे, ये संभव नहीं है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वेरायटियां निकालते हैं। तो इसलिए अपनी भूमि को देखकर कि आपके पास कैसी भूमि है, किस प्रकार की भूमि है, उसका पीएच कितना है, उसमें कौन कौन से तत्व ज्यादा हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर इतना उत्पादन हुआ है तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो साथियों, इसमें ये सबसे बड़ी भूल भी है और इसमें आपको एक सही से अच्छा सुधार करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर आप ये घाटा जो खा रहे हो ये आपका घाटा फिर से वही होने वाला है। इसके बाद साथियों, अगर बात करें तो किसान साथी यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि अपने खेत की सही तरीके से जुताई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में नमी के कारण की थोड़ी नमी है, अपना गेहूं का अंकुरण जल्द हो जाएगा, इस वजह से वो अच्छे तरीके से अपने खेत की जुताई भी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जो पुरानी फसल के अवशेष अपने खेत पर बच जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो फसल है, आने वाली फसल है, उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। क्यों कि अगर वो अच्छी तरीके से सड़े गलेंगे नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट कि वो फंगस जनित बीमारी आपके खेत पर लेके आएंगे, साथ में दीमक जैसी भयंकर कीट भी आपके खेत पर लग सकते हैं, जिस वजह से आपके उत्पादन में काफी आपको गिरावट भी मिलेगी, साथ में आपका खर्च भी बहुत अधिक हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने खेत को अच्छे तरीके से जुताई करें, पहले पूरा भुरभुरा करें, उसके बाद में अपने खेत पर आप बोनी करें। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और
सबसे एक ध्यान देने वाला पॉइंट है। लेकिन आप बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर गलती कर जाते हैं, तो आगे से इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि अच्छे तरीके से अपने को जुताई करनी है, उसके बाद ही अपने खेत पर बुआई आपको करनी है। इसके साथ साथियों अपने को इस चीज का भी अवश्य ध्यान रखना है कि जो अपने पिछले फसल के अवशेष कुछ जो बच गए थे या फिर आपने जो कच्चा खाद डाला है, इसको भी अच्छे तरीके से अपने खेत पर मिलाना है, क्योंकि अगर ये भी आपके खेत पर उपलब्ध रह गया या फिर वो वहां पर रह जाता है तो फिर ये भी आपको फंगस जनित बहुत सारी बीमारियां आपके खेत पर ला सकता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे वाली पॉइंट में, जहां पर अपन जो बेसल डोज में खाद डालने वाले हैं। क्यों कि खाद में ये एक खाद है, इससे ही ये अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन इससे पूर्व अपने को क्या करना है साथियों कि जो अपन ने जुताई करी है उसमें आपको एक अच्छी जुताई करने के बाद में करीब 20 से लगाकर 30 किलो के बराबर में अपने को यूरिया लेना है और अच्छे तरीके से छिड़क कर एक जुताई और कर देनी है, उसके बाद पानी चलाना है। तो जिससे कि इसका जो अपने खेत पर अवशेष बचे हैं फसलों के, वो अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो जाएंगे और आपको वो घाटा ना देकर वो आपके लिए खाद का काम करने वाले हैं। साथियों इसके बाद अगर अपन बात करें, साथियों अब अपन बात करने वाले हैं जो किसान साथी सबसे बड़ी गलती है, सबसे ज्यादा किसान भाई इस गलती को करते हैं कि अपने खेत पर जो बेसल डोज का एक सही तरीका है या फिर सही डोज है वो नहीं लेते हैं। जो बेसल डोज का सही डोज है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेराफेरी कर देते हैं, जिस वजह से वो उनको उसका फायदा न मिलने के बजाय वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खर्चा बढ़ाने वाला, साथ में उतना आपको उत्पादन में फायदा भी नहीं देता है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझना है, आपको इस पॉइंट को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, उसके बाद अपने खेत पर इसको अप्लाई करना है। तो साथियों आपको गेहूं की खेती में सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है वो है एक तो यूरिया, फास्फोरस और पोटास। तो आपको ये किस मात्रा में और कैसे लेना है, ये इसको आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है पहले नंबर पर, अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध है तो प्रति एकड़ पर 1 बोरी डीएपी मतलब कि 30 से लगाकर 50 किलो डीएपी का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध नहीं हो तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना है। तो आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने गेहूं की खेती में शुरुआत में कि उसको फास्फोरस की बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर फास्फोरस अच्छा उसको प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो वेजिटेटिव स्टेज है वो अच्छे तरीके से हो जाती है और साथ में जो उसका तना है और जो कल्ले फूटते हैं वो अच्छे तरीके से फूट जाते हैं, जिससे आपको उत्पादन में काफी फर्क दिखने वाला है। तो मैं आपको 2 से 3 जो इसके पॉइंट है या फिर मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहले नंबर का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध है तो 1 बोरी डीएपी या 30 से लगाकर 50 किलो डीएपी, इसके साथ में आपको लेना है 20 से लगाकर 30 किलो यूरिया और साथ में आपको लेना है पोटास। बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो गेहूं की खेती में पोटास का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन साथियों आपको पोटास लेना बहुत जरूरी है। तो कम से कम आपको 20 से लगाकर 40 किलो प्रति एकड़ पर पोटास लेना बहुत आवश्यक है। इसके साथ में अगर आप चाहो तो सल्फर ले सकते हो, और अगर आप अच्छे किसान या फिर उन्नतशील या फिर आप थोड़ा और खर्च करना चाहते हो तो आप इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर का है साथियों, अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध नहीं है तो फिर आप प्रति एकड़ पर 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें आपको साथ में यूरिया का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। तो आपको इसमें यूरिया 30 से लगाकर 50 किलो तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें पोटास तो आपको लेना ही है, पोटास की मात्रा वही रहने वाली है 30 से लगाकर 50 किलो। अब इसमें सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो साथियों इनको अच्छे तरीके से आपको मिला लेना है। इसके बाद अपने खेत पर छिड़क कर एक जुताई करने के बाद में आप आसानी से इसमें पानी चला सकते हो। लेकिन साथियों इसमें आपको, अगर आप खाद में कुछ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हो तो सभी खादों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऊपर नीचे करें, एक खाद को नहीं करें, नहीं तो फिर आपको जो उत्पादन में फर्क मिलने वाला है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब आता है साथियों एक और बड़ी गलती जो सभी किसान भाई कहीं ना कहीं पर कर देते हैं। आपको वैरायटी का सिलेक्शन यहाँ पर इस प्रकार करना है कि आप आगेती बुआई कर रहे हो या फिर पछेती बुआई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस पॉइंट के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि आप आगेती बो या पछेती बो, लेकिन आपको नवंबर के बाद गेहूं नहीं बोना है। आप अगर बो रहे हो तो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच ही गेहूं की बुआई कर ले, क्योंकि इसके बाद में आपको वैसा उत्पादन नहीं मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसलिए आप कोशिश करें कि 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के पहले ही गेहूं की बुआई अच्छे तरीके से आप कर लें। साथियों ये चीजें हो गई, अब आपने वैरायटी का सिलेक्शन भी कर लिया है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे किसान साथी हैं जो बहुत सारी फसलों में तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन गेहूं की फसल में सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है
कि जो गेहूं के पैकेट में जो निकलता है थीरम, उसको भी कहीं ना कहीं वो फेंक देते हैं, उसको भी वो गेहूं में नहीं मिलाते हैं। तो साथियों ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। जो उसमें फंगीसाइड निकलता है थीरम, उसका तो आप उसमें अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिव फंगीसाइड है जो आपको बहुत अच्छा मदद करने वाला है। लेकिन साथ में अपने को एक इंसेक्टिसाइड से भी इसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, क्योंकि पिछले कई दिनों में मैंने देखा है कि पिछले साल भी गेहूं की फसल में शुरुआत से इल्ली का प्रकोप हो गया था और नीचे से दीमक का भी बहुत ज्यादा प्रकोप था, व्हाइट गर्भ का भी इसमें से बहुत ज्यादा प्रकोप दिखने को मिला था, जिससे कि बहुत सारे किसान साथियों की फसलें चौपट हो गई थी। तो साथियों अपने को इसमें एक इंसेक्टिसाइड के रूप में आप इमिडा क्लोपिड ले सकते हो, फिप्रोनिल भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो रिजेंट का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। तो साथियों आपको ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये गलती भी आपको नहीं करना है। कम खर्च में ही आपका ये सारा काम होने वाला है। साथियों इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सभी किसान साथी इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो जब बुआई करते हैं, आगेती बुआई करें या फिर पछेती बुआई करें, दोनों बुआइयों में वो बहुत अच्छा सीड का सिलेक्शन भी कर लेते हैं, खाद बीज का सब सारी चीजें सब परफेक्ट करते हैं। लेकिन गलती कहां पर कर देते हैं कि वो उनको अगर सीड अच्छा मिल जाता है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि प्रति एकड़ पर 50 किलो से लेकर 80 किलो तक वो वहां पर अपने खेत पर बुआई कर देते हैं। तो साथियों ये सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा बुआई करोगे गेहूं बिल्कुल पास पास उगेगा, जिससे कि न तो उसका अच्छे तरीके से विकास होगा, न ही उसमें बालियां अच्छी बनेगी, न ही आपको उत्पादन अच्छा मिलने वाला है। बल्कि आपके लिए घाटा ये भी हो सकता है कि अगर आपकी बालियां बनते समय अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है तो आड़े पड़ जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हो तो आपको प्रति एकड़ पर 35 से 40 किलो का इस्तेमाल करना है गेहूं का, और अगर आप पछेती बुआई कर रहे हो तो आपको 45 से लेकर 50 किलो तक ही अपने खेत पर गेहूं का इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको सब कुछ परफेक्ट होने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद भी आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलने वाला है। तो साथियों ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो अनजाने में बहुत सारे किसान साथी कई सालों से करते आ रहे हैं, और मैंने आपको ये जो गलतियां आपको मैंने बताई है, अगर आप इन पर थोड़ा सा भी सुधार कर लेते हो तो आने वाले सालों में आपका बहुत अच्छा उत्पादन होने वाला है। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस प्रकार से इसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन आपको जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया, अगर आप इस हिसाब से करते हो तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन के साथ में आपको बहुत क्वालिटी वाला गेहूं मिलने वाला है। तो साथियों ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अन्य किसान साथियों को शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें ये जरूर बताएं कि आपने कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन किया है, और अगर आपको फिर से वैरायटी का देखना है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि आपको वैरायटी का चयन कौन सी वैरायटी का और कहां के लिए कौन कौन सी वैरायटियां सफिशिएंट है। साथियों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।